आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों के त्योहार उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो हमारा भारत है, भारत अनेक त्योहारों से भरा हुआ है, क्योंकि भारत जो है वो त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ पर धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार और कुछ त्यौहार फसलों से जुड़े होते हैं। तो फसलों से जुड़े त्योहारों की जानकारी आज हम इस पाठ में आपको देंगे। भारत के सभी प्रांत लगभग किसी न किसी त्यौहार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फसलों के पक जाने पर कोई खुशियाँ बांटता है और कोई इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अन्न पकने मतलब जो पाला है वो कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से फसलें जल्दी पक जाएंगी और तेज़ी से बढ़ेंगी। सभी प्रांत के लोग मतलब अच्छी पैदावार की कामना करते हैं और उनकी जब अच्छी पैदावार हो जाती है तो उन्हें खुशियों का इंतज़ार करते हैं। हमारे जो भारत के प्रांत हैं, हर प्रांतों में एक अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में संक्रांति मनाई जाती है ना। तो उसका जो डिटेल है वो हम आगे बताते हैं। आपको पहले हम पाठ पढ़ के समझाते हैं। देखिए, सारा दिन बोरसी के आगे बैठ के, बोरसी यानी जो हम गुड़सी जलाते हैं ना, जिसमें आग तापने के लिए रखते हैं, तो वो जलाकर हम सारे दिन उस पे मतलब तापते हुए बैठे रहते हैं। खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ पर सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। अपने यहाँ भी जब ठंड होती है ना, जनवरी के महीने में कितनी ज़्यादा पाला पड़ता है, ओस गिरती है ना, सूरज के दर्शन ही नहीं होते। तो हम क्या उम्मीद करते हैं, सूरज निकले तो कम से कम थोड़ी सी तो ठंड कम हो, है ना। और जैसे ही सूरज निकलता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, है ना। और जब ठंड होती है तो ठंड में हमारा जो है रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है। हम पूरे समय मतलब बहुत लंबा समय हम सोते रहते हैं, रजाई के अंदर घुसे रहते हैं, निकलने की बाहर हमारी हिम्मत नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, फिर बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम रजाई के अंदर, ठंड में रजाई के अंदर रहते तो हमको समय का पता ही नहीं चलता। घर में ही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की नहीं। तो केरा माने केले के पत्ते को बोला गया है इसमें, है ना। तो वो पूछती है कि जाओ दौड़कर देखो केला का पत्ता आया कि नहीं। आज ये लोग के उठने के नहीं खे का, मतलब वो बोल रही है कि आज ये लोग जो सो रहे हैं वो नहीं उठेंगे क्या। बोल जल्दी तैयार होए खा, मतलब उनसे बोलो कि वो जल्दी उठें और तैयार हों, अब तो उठने में भी भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा दादी ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ वाली धोती कुर्ता पहना था। क्यों? क्योंकि उस दिन त्यौहार था। त्यौहार में सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। कौन सा त्यौहार था? खिचड़ी का त्यौहार। तो अपने यहाँ जब खिचड़ी या संक्रांति आती है तो हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, सुबह से उठते हैं और सुबह से नहाते हैं। तिल का खाना, तिल आग में डालना, तिली का दान देना, ये सारी चीज़ें हम भी करते हैं ना अपने यहाँ जब संक्रांति का त्यौहार आता है। तो उसी तरीके से खिचड़ी का जो त्यौहार है वो संक्रांति के त्यौहार को ही बोलते हैं। तो देखिए, खिचड़ी का जो समय है वो आ गया है। सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। इसमें से दादी जो रहती है ना, वो मतलब कहना चाहिए सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। दादी ने अपने बाल धोए हैं झक सफ़ेद सेमल के रुई जैसे, एकदम सफ़ेद, कहीं भी उनके कोई काले बाल उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वो पूछती है, धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से इन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। तो हमारे घर में भी मम्मी लोग करती है ना, थोड़ी थोड़ी सी खिचड़ी बना के उसके ऊपर तिली के लड्डू, पैसा, ये सारी चीज़ें रख के बोलती है ना कि जल्दी जल्दी जाओ नहाओ और उसको छुओ। फिर जब हम सब लोग छू लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, इकट्ठा एक जगह पर कर देते हैं और फिर उसको हम दान में दे देते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने भी किया इस पाठ में। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आज तो खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट
को बड़े चाव से खाया, क्योंकि आज के दिन तिल खाना शुभ मानते हैं। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती होती थी। देखो, हर त्यौहार जो अपने परिवार के साथ मनाते हैं उसका कुछ अलग रंग होता है ना, उसकी खुशियाँ कुछ अलग होती हैं। और जब हम स्कूल में अपने मित्रों के साथ उस त्यौहार को मनाते हैं तो उसकी कुछ खुशियाँ अलग होती हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि छुट्टी का दिन जब होता है तो हमारे, जब स्कूल में हम रहते हैं तो उस समय जो खिचड़ी त्यौहार मनाई जाती है तो उस समय हम सभी लोग आपस में मस्ती करते हैं। अब तो छुट्टी का दिन है, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, टापू पर बालू और दौड़ते हुए पतंग उड़ाना व उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदी, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे और बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते थे, मटर और प्याज छीलने लग जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा हमने कभी नहीं खाई। जैसे कि स्कूल जब होता था, स्कूल में जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं उस टाइम जो त्यौहार मनाते हैं ना, तो उस समय का वर्णन उसमें बताया गया है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। ये तो आपको पता है, हर प्रांत जो त्यौहार होते हैं वो अपने अलग तरीके से मनाते हैं, उनके बनाने का तरीका अलग होता है। त्यौहार वही होते हैं मगर सब नाम अलग रहते हैं, तरीके अलग रहते हैं। तो जनवरी के महीने के, जनवरी जब आदि हो जाती है तो उस टाइम सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग उस उम्मीद पे खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग होता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, जो हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में जो त्यौहार मनाते हैं उसको किस नाम से हम जानते हैं? मकर संक्रांति या तिलवा चौथ या तिल संक्रांति। इसी को असम में बिहू कहते हैं, केरल में ओणम कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल होता है, पंजाब में लोहड़ी होता है, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। क्यों? क्योंकि जब अच्छी फसल और पककर घर आ जाती है तो लोग इस खुशी में ये त्यौहार का मतलब कहना चाहिए मनाते हैं और खुशियाँ एक दूसरे में बांटते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये जो त्यौहार मनाने का समय है वो जनवरी से अप्रैल के बीच में है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते। क्यों? क्योंकि वो खुश होते हैं। खुशियाँ अपनी बांटने के लिए सब एक दूसरे के साथ एकजुट होकर नाचते गाते हैं। फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे बुहारे यानी झारे हुए और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। मतलब मार्च अप्रैल जब ये त्यौहार मनाते हैं, इसी त्योहारों के बीच में क्या शुरू हो जाता है? बसंत ऋतु भी आ जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अब देखिए, इसी को तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर इसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं।
हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में साढ़े 10-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया, ये स्वर सुनाई देते हैं। तो इनको खिचड़ी जो अपन बनाते हैं, अपन दाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं और वो दूध चावल और गुड़, ठीक है, इसको खिचड़ी बोलते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग की पतंगें आकाश में लहराती हुई नजर आती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो पतंग तो एक त्यौहार के रूप में बोलो या धूप सेकने के लिए या धूप का मजा लेने के लिए हम भी पतंग का आनंद लेते हैं ना। बच्चे अपनी अपनी मकर संक्रांति आई, मकर संक्रांति के पहले से पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं और मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पे अपने घरों में पतंग लाकर उत्सव के मतलब तरीके से कि हम आज पतंग का त्यौहार है, हम पतंग उड़ाएंगे। तो बहुत से लोग, हर धर्म के लोग, हर प्रांत के लोग इसका आनंद लेते हैं पतंग उड़ाने का। इसके बाद देखिए, कुमायूं में मकर संक्रांति को दुधतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गंडेरी यानी गन्ने के काट काट के जो टुकड़े किए जाते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ धू धू आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दर्जा सोने को का घड़ो, खा ले पूरी, माँ कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों को सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे और बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं रहती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में आपको पता चला। मकर संक्रांति का त्यौहार कई नामों से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो त्यौहार वही है। ये जितने भी त्यौहार हैं, पोंगल हो गया, ओणम हो गया, मकर संक्रांति हो गया, जितने भी त्यौहार हैं, ये सभी त्यौहार फसलों के पकने, फसलों के मतलब कहना चाहिए अच्छे हो जाने के कारण ही, इनकी खुशियों के कारण इन त्योहारों को मनाया जाता है। तो आपको पता चला कि मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दिन लोगों के मन में, चेहरे में खुशी आ जाती है, क्योंकि फसल से ही तो हमारे तब कहना चाहिए आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। अगर फसल अच्छी होगी तो हमारे घर में खुशियाँ बहुत सारी आएंगी, है ना। फसलों को हम बेचकर जो पैसा प्राप्त करते हैं उसके द्वारा हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। तो हमारा भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर बहुत तरीके के धार्मिक, राष्ट्रीय और फसलों को लेकर त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया फसलों का त्यौहार क्या है? मकर संक्रांति, जिसको कि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। धन्यवाद।